कश्मीर हूँ मैं शहर पाकिस्तान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में कश्मीर मैगज़ीन में हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, हिंदुस्तान ने बड़ी कोशिश के साथ G20 का एक मुतनाज़ा इजलास श्रीनगर में करने की कोशिश की और इसका मकसद बुनियादी तौर पर यह था कि हिंदुस्तान एक सॉफ्ट इमेज अपने हवाले से मकबूजा कश्मीर में क्रिएट करने की कोशिश करे कि जो हरकत उसने 5 अगस्त 2019 को की थी आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद, इसके बाद से एक नया कश्मीर जन्म ले रहा है। एक नया कश्मीर जिसके अंदर बिल्कुल अमन व आश्ती है। ये दुनिया को पैगाम देना चाह रहे थे। इसके साथ साथ हिंदुस्तान ये भी पैगाम देना चाह रहा था कि जो कुछ यहां पे गड़बड़ होती है वो पाकिस्तान की जानिब से होती है। इसके साथ साथ हिंदुस्तान इस इजलास को मुतनाज़ा बनाकर एक और पैगाम देना चाह रहा था कि जो ममालिक जिनके मंदुबीन या सरबराहान यहां शिरकत कर रहे हैं, बेसिकली वो इसको सर्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी को जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा तस्लीम कर लिया है। अब ये तीनों जो मकासद, ये चारों जो मकासद हिंदुस्तान बज़ाहिर हासिल करना चाहता था, वो उसमें हिंदुस्तान को इतनी सख्त नाकामी हुई है कि इसके वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट आई मस्ट से की प्लेयर ऑफ वन ऑफ P5 जो है, चाइना ने सबसे पहले इनकार किया, तुर्की ने उसके बाद इनकार किया, सऊदी अरब ने इनकार किया, इंडोनेशिया ने इनकार किया और उसके बाद जो ममालिक जिन्होंने अपने मंदुबीन भेजे, उन्होंने पहले हाई लेवल के ऊपर मंदुबीन भेजने थे, उसके बाद उन्होंने मंदुबीन का जो लेवल है वो छोटा करके, कम करके जो है वो अपने छोटे छोटे सफारतकार जो हैं इनिशियल लेवल के, उनको भेजा और उनकी तरफ से भी एक पैगाम था कि, और उसके बाद फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंटेलेक्चुअल्स ने और खासतौर पर पार्लियामेंटेरियंस ने, चाहे वो यूके का हो, चाहे वो यूएस का हो, चाहे वो यूरोप के हो, उन्होंने जिस तरह से इसको रिस्पॉन्ड किया है, खासतौर पर रिएक्ट किया है और इंटरनेशनल मीडिया ने किया है, तो हिंदुस्तान को सिफारतकारी के मैदान में एक मरतबा फिर बहुत बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है, आई मस्ट से। और उसके साथ साथ फिर खासतौर पे जो सेनर आवाज़ें हैं, हिंदुस्तान ने उनको इंस्टिगेट किया है कि वो दोबारा से कश्मीरियों के हक में वापस आएं और दोबारा से कश्मीरियों के लिए जो है वो हक के खुदरादियत का जो उनका हक है उसके लिए आवाज़ बुलंद करें। इस पर बात करेंगे। आज ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया, दोनों लीगल माइंड है जनाब। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है परवेज़ अहमद साहब ने और हमारा स्काइप पे साथ दे रहे हैं एडवोकेट अतीकुर रसूल साहब। आप दोनों मेहमानों को हम खुश आमदीद कहते हैं जी। इससे पहले मैं सवालों का आगाज करूं, एक रिपोर्ट तैयार की आपको दिखाते हैं। मोदी सरकार को कदम कद हजीमत का सामना। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की जानिब से G20 इजलास के नाकाम इनकाद की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आलमी ज़राए इब्लाग ने तो शह सुर्खियों में इस इजलास की नाकामी की दास्तान सुनाई ही। मुख्तलिफ ममालिक के अरकान असम्बली और दानिश्वर भी इस इजलास की अभी तक मजम्मत कर रहे हैं। आलमी शोहरत याफ्ता अमरीकी मुसन्निफ नोम चोम्स्की ने कहा है कि सियाहत तो दूर की बात, मकबूजा कश्मीर में किसी किस्म का इजलास नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ के अवाम इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियाँ सह रहे हैं। Jammu and Kashmir, the most highly militarized region on earth, with a population subjected to imprisonment, torture, disappearance, deprived of even the most elementary rights in a criminal occupation. बरतानवी अरकान पार्लियामेंट एंड्रू ग्विन, एलिसन थैलिस, सारा ओवन, पाल ब्रिस्टो, नाज शाह, बैरिस्टर इमरान हुसैन समेत आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात ने भी इस इजलास के इनकाद पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया और आलमी बरादरी की तवज्जो कश्मीरी अवाम के बदतरीन इस्तेहसाल की जानिब मबजूल कराई। This week, the G20 Tourism Working Group are meeting in Kashmir, disputed territory, recognised by the United Nations as such, and upheld by the British government as such in accordance with those resolutions. Given that Britain will be present at this gathering, I hope the United Kingdom authorities use this opportunity to press others on the international stage, but particularly India, on the issue of human rights abuses against the Kashmiri people in Jammu and Kashmir. If you care about human rights, you care about Kashmir. You cannot say you care about one person's human rights and not another. That is not, we do not pick and choose whose human rights we care about or care for. If the G20 are meeting in Kashmir and the UK is attending, I think this is the perfect time for the British government to raise issues of human rights abuses and self-determination for the Kashmiri people. You can't legitimise what's happening in occupied Kashmir. The Indian government now wants to pursue that persecution and oppression at its rate, as
to deny the Kashmiris their birthright to self-determination. सवाल ये है कि भारत ने सफारती बदनामी और नाकामी के बाद ये इजलास निचले दर्जे के अफसरान को बुलाकर मुनाकिद क्यों कराया? क्या भारत अपने मजमूम मकासद में कामयाब हो पाया? सवाल तो ये भी बनता है कि जिन ममालिक के मंदूबीन ने इस इजलास में शिरकत की, क्या इंसानी हकूक के हवाले से उनका कोई इखलाकी मायार है? जी, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की। बात ये हो रही थी कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे वो G20 ममालिक जिन्होंने शिरकत की है, उनका क्या कोई मयार है या नहीं है? तो ये सवाल पूछ लेते हैं एडवोकेट अतीकुर रसूल साहब से और एडवोकेट परवेज़ अहमद साहब से। टू स्टार्ट विद एडवोकेट परवेज़ अहमद शाह साहब, ये फरमाइएगा क्या मयार है उन ममालिक का जिन्होंने इसके अंदर शिरकत की है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आपका शुक्रिया, पाकिस्तान टेलीविज़न का शुक्रिया और हुकूमत पाकिस्तान का खास कर शुक्रिया कि उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड पहले से किया था कि ये G20 जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, ये यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस के ख़िलाफ़ है, इंटरनेशनल लॉज के ख़िलाफ़ है। तो उन्होंने पहले से ही इस पर वर्किंग की थी और इसमें जो आखिरी हथौड़ा मारा वो मारा हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, पाकिस्तान ने, जब वो चले गए उधर SCO में। तो वहाँ पे जब वो गए तो उन्होंने दुनिया के वाज़ेह पैगाम दे दिया कि मकबूजा कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इसको आप वहाँ पे ये जो इंटरनेशनल समिट, जिसको ये नाम दे रहे हैं, बदकिस्मती से ये समिट नहीं था वहाँ पर, क्योंकि आपने खुद ही अपने इंट्रो में कहा कि मुख्तलिफ एम्बेसीज़ ने जो हिंदुस्तान में इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने अपना जो वहाँ पे डेलीगेशन है उसको बहुत डाउनग्रेड किया, क्योंकि जब एक इंटरनेशनल प्रेशर आया और पाकिस्तान ने उसको अच्छे तरीके से जब दुनिया के सामने पेश किया तो मजबूरन उन्हें डाउनग्रेड करनी पड़ी अपनी जो वहाँ पे डेलीगेशंस थी। नंबर एक, अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। इसके कुछ मनफी असरात भी हैं और मुस्बत पहलू भी है। आप पूरा इंटरनेशनल मीडिया देख लें कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने इस पे क्या लिखा, हिंदुस्तान एक्सपोज हो गया पूरी दुनिया के सामने। आप अखबारात पढ़ें, आप अल जज़ीरा देखें, आप गार्डियन का मजमून देखें कि वहाँ पे भारत ने जो पोस्टर्स लगाए थे, उनके पीछे जो स्टैंडीज़ लगाई थी या स्टीमर्स लगाए थे, उनके फौजी उनके पीछे थे, लेकिन कैमरे की आंख ने उनको देखा और पूरी दुनिया के सामने वो It was an opportunity. It was an opportunity. For international media blessing to show what was being hidden by the India. It was blessing in disguise. हम ये बात करेंगे क्योंकि देखिए इस तरह के तो फिर इसका मतलब है और भी काम इनको करने चाहिए ताकि हकीकत सामने आए। देखिए पांच, ये हम बात नहीं कर रहे हैं, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बात नहीं कर रही है, इंटरनेशनल मीडिया नहीं बात कर रहा है, ये हिंदुस्तान का पॉलिटिशियन इस वक्त बात कर रहा है कि एक फेल्ड इवेंट था, बल्कि इसका जो है इसने बल्कि रिवर्स इसका इम्पैक्ट पड़ा हिंदुस्तान, बैकफायर किया इसने इसको। इसलिए इस पे पहले तो हमारे लिए बड़ा कंसर्न था, हम परेशान थे कश्मीरी इस हवाले से कि ऐसा ना हो कि, क्योंकि ये इसका एक इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स में आता है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में इसकी एक अफादियत है। लेकिन जो इसका हमने देखा कि जो इसके असरात कोई इंटरनेशनली इसके कोई असरात नहीं पड़े। दूसरी बात, सेकेंडली, जो लोग वहाँ पे आए, आप इनके इंटरव्यूज़ देखिए कि उन्होंने कश्मीर की खूबसूरती को डिस्कस किया, उन्होंने कश्मीर की खूबसूरती पे बात की, लेकिन उन्होंने कोई हिंदुस्तान की तारीफ नहीं की ऐसी कि जी इस समिट की वजह से वहाँ पे बड़ा कोई पीस है, अमन है। उन्होंने कश्मीर की तारीफ की, कश्मीर एक खूबसूरत खत्ता है। और क्या उनको वहाँ के इंटरेक्ट करवाया बिल्कुल नहीं, जितने लोगों से भी करवाया गया उनकी हॉस्पिटैलिटी की उन्होंने तारीफ की कि कश्मीरी एक बड़े अच्छे कौम है, इसका एक अच्छा इम्पैक्ट गया। लेकिन जो हिंदुस्तान इसमें से मकासद चाहता था उनको हासिल नहीं हुए, इसलिए। लेकिन इसमें हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा किरदार है, इनकी जो ऑफेंसिव डिप्लोमेसी इट वर्क, इसने अच्छा काम किया और कश्मीरियों को भी एक अच्छा पैगाम दिया कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो पाकिस्तान स्टैंड्स विद देम। जो हिंदुस्तान हासिल करना चाहता था वो बिल्कुल इसमें कुछ हासिल नहीं हुआ और इसने बैकफायर किया। बैकफायर, स्टैंडीज वाली बात आपने की है कि स्टैंडीज के पीछे खड़े फौजी नजर आए दुनिया को, और ये नज़र भी आने चाहिए। मेहनत भी यकीनन कोई ऐसा कॉलम या कोई ऐसा न्यूज़ नहीं देखा जिसके अंदर इसको अप्रिशिएट किया गया हो। अतीकुर रसूल साहब, कमिंग टू यू सर, ये फरमाइएगा कि जो मैसेज हिंदुस्तान डिलीवर करना चाहता था थ्रू दिस फेक टाइप समिट करा के मकबूजा कश्मीर के अंदर श्रीनगर में, क्या वो मैसेज उसको उल्टा नहीं पड़ गया? क्या वो मैसेज डिलीवर कर पाया है? और ख़ास तौर पे उन ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस के हवाले से ज़रा आप बात कर लीजिएगा जिन्होंने इसमें शिरकत की है, चाहे लो स्टाफ ही किया लेकिन की तो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यासिर,
وہ دکھانا انڈیا یہ چاہ رہا تھا کہ وہاں پر پیس ہے, وہاں پر پراسپیرٹی ہے, وہاں پر لوگ جو ہے وہ خوش اور خرم ہیں اور اپنی زندگی بڑی بہترین طریقے سے گزار رہے ہیں, اور اسی مقصد کے لیے اس نے وہاں پر جو ہے یہ ایک ڈرامہ رچایا. لیکن اس کا نتیجہ آپ کے سامنے کیا نکلا؟ آپ کے سامنے نتیجہ یہ آتا ہے کہ امریکہ سے آواز اٹھتی ہے, یورپین یونین سے آواز اٹھتی ہے, بالکل انگلینڈ سے آواز اٹھتی ہے, رشیا, اس کے علاوہ چائنا, سعودی عرب اور دیگر تمام ممالک, وہاں کے جو لوگ ہیں, جو ہیومن رائٹس کو آبزرو کرنے والے لوگ ہیں, جو انسانی حقوق کے حوالے سے معاملات کو جو ہے وہ گہری نظر سے دیکھتے ہیں, ان تمام نے یہ بات کی کہ انڈیا نے یہ ایک ایفرٹ کر کے دوبارہ سے اس ایک جو یہ دبتا جا رہا تھا مسئلہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا کشمیر کے اندر, اس کو اجاگر کر دیا. اب آپ کو یہ ساری چیزیں اس طرح سے نظر آ رہی ہیں کہ انڈیا جو کچھ ظلم اور بربریت کر رہا ہے اور کالے قوانین کے ذریعے اپنی اسٹیٹ کے ذریعے وہاں پر, وہ اس ایک نئی ایفرٹ سے دوبارہ اس میں جان پڑ گئی ہے, اور دوبارہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشمیری ہیں ان کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز کے طور پر یہ سارا جو ہے وہ ایونٹ سامنے آیا ہے, اور دوبارہ سے اس پر بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ انڈیا جو کچھ دکھانا چاہ رہا تھا, جو کچھ اس نے اتنی محنت کی ہے گزشتہ 3-4 سالوں میں کہ میں کسی طریقے سے اس معاملے کو جو ہے دبا سکوں اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک سکوں, وہ اس میں ناکام رہا ہے, بلکہ یہ بیک فائر کر گیا ہے, اس کو یہ باؤنس بیک کیا یہ سارا ایونٹ. اور جن لوگوں نے اس میں ظاہرہ شمولیت اختیار کی ہے, اسی ملک کی جو پبلک ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان لوگوں نے یہ غلط کیا ہے, اور یہ انسانی حقوق کی وائلیشن کرنے والا جو لانگیسٹ ریکگنائزڈ جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, وہاں پر یہ جا کے انہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ غلط جگہ پر کھڑے ہو کے ریکارڈ کروایا ہے. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. So they are at the wrong side of the history. Yes, absolutely. کوئی سٹینڈرڈز, کوئی ہیومن رائٹس کے سٹینڈرڈز اب ان ممالک کی طرف سے کلیم کیے جانے چاہیے جنہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر سری نگر میں اس سمپوزیم میں, سیمینار میں شرکت کی ہے. میرا جو خیال ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے وہ اب انہیں ختم کرنے چاہیے. ان کی جو پبلک ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو انسانی حقوق کے حوالے سے انٹرنیشنل چارٹرڈ ہیں, اور جس کو آپ اپنے ممالک کے اندر جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ان کی جو ہے وہ ریسپیکٹ کرنی ہے, ان کی ڈگنیٹی کو ہم نے برقرار رکھنا ہے, اگر وہ اسٹیٹ کی سطح پر ایسا نہیں کر رہے تو ان کے پاس یہ کوئی بھی ایسا حق باقی نہیں رہ جاتا کہ وہ کسی بھی ملک کے حوالے سے بات کریں. یہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ we are standing at the wrong sides of history, اور انہیں اپنی جنرل پبلک جو ان کی ہے, جو انہیں الیکٹ کر کے یہاں پر بھیجتی ہے, جس کو ریپرزینٹ کرتے وہ یہاں پر آئے ہیں, ان کے جذبات کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجروح کیا. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. دوسرے موضوع کی جانب ہمیں کوئکلی بڑھنا ہے. موضوع ہے ایک ہیرو کے حوالے سے. ہیرو جو کشمیریوں کا بھی ہے, ہیرو جو پاکستانیوں کا بھی ہے, ہیرو ہر اس آزادی پسند کا ہے جو آزادی چاہتا ہے, بنیادی حقوق حاصل کرنا چاہتا ہے, حق خود ارادیت چاہتا ہے. میں بات کر رہا ہوں یاسین ملک صاحب کے حوالے سے. یاسین ملک صاحب جنہیں 25 مئی پچھلے سال کو 2022 میں انہیں NIA نے یک طرفہ موقف سننے کے بعد اس کی کورٹ نے سزا سنائی, اور اس کے خلاف جو ہے یاسین ملک صاحب نے وکیل بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کے جسٹس سسٹم کا پول میں کھولوں گا. انہوں نے کوئی وکیل نہیں کیا, اور اس کے بعد انہیں یک طرفہ موقف سننے کے بعد جو ہے سزا سنائی گئی. کوئی دفاع نہیں انہوں نے پیش کیا, کچھ نہیں ہوا, اور وہ سزائیں سنائی گئی کہ 2 بار انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی, اور اس کے بعد فائنینشیل جو پینلٹی ہے وہ بھی لگائی گئی. اب 1 سال جب گزرا تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہندوستان کے اندر غربت ختم ہو گئی. ہندوستان کی ساری سٹیٹ میں بی جے پی نے جو ہے وہ زبردست قسم کی وکٹری حاصل کر لی. ہندوستان کے جتنے مسائل سے سارے ختم ہو گئے, تو NIA ایک مرتبہ پھر اٹھتی ہے, کہتی ہے کہ کورٹ کے حوالے سے وہ دلی ہائی کورٹ میں جاتی ہے, کہتی ہے جو سزائیں پچھلے سال دی تھی وہ سزائیں ناکافی ہیں, اب انہیں جو سزا جو عمر قید کی سزا ہے اس کو کنورٹ کر دیا جائے کیپٹل پنشمنٹ میں, یعنی سزائے موت کے اندر کیا جائے. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ادارہ وہ میکسیمم کی ڈیمانڈ کر کے تو اسے کم از کم جو ہے وہ عمر قید میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. یہاں پہ الٹا ہوا, کیونکہ یہ معاملہ کشمیری کا تھا. ان کا نظام انصاف کا جو پول کھل گیا, اس کے ساتھ ساتھ خود ہندوستان کے اندر جس طرح ان کی ریاست کمپلیسنٹ ہے اس کا پول کھل گیا. اور یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا اب مودی کو کوئی نیا ڈرامہ چاہیے؟ پہلے ذرا شارٹ ہے وہ سن لیجیے. نریندر مودی جی کو میں بھی ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی دیوانے ہیں, تو وہ اگر ظلم کرنا چاہتے ہیں وہ جی بھر کے کرے. میں تو صرف یہ کہوں گا, ادھر آ ستمگر تو ہنر آزما, میں تم تیر آزما میں جگر آزما. NIA has moved the Delhi High Court to demand a death
penalty, death sentence for Yasin Malik. You resort to discrimination, you are biased. You are exposed. You never spoke about Rajiv Gandhi's assassination and how his killers got released because of BJP's policies. Arnav, let me clear you first thing that he is begging before anyone, nor he is crying anywhere. Whenever government of India, whether it is Congress or BJP, feels that they have nothing to sell among the people of India, they came to Kashmir and pit someone. But Adil, are you a Pakistani? और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ अर्नव, जब भी यासिन मलिक साहब को जिस दिन भी मौत लिखी होगी उस दिन उनको आएगी, उसमें कोई नहीं रोक सकता, वैसे चाहे फांसी से आए कैसे आए। यासिन मलिक साहब, एडवोकेट परवेज अहमद शाह साहब ये फरमाइएगा कि वो सजाएं नाकाफी थी कि दे हैव आस्क्ड फॉर मोर। इज दिस जस्टिस सिस्टम? ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं है? जी यासिर साहब, मैं सबसे पहले तो मैं यासीन मलिक साहब को ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनकी इस्तेकामत पे उनको सलाम पेश करता हूँ। जैसे आपने कहा कि ये कश्मीरियों के हीरो हैं जो इस्तेकामत के साथ हिंदुस्तान की बर्बरियत के ख़िलाफ़ खड़े हैं। जहाँ तक बात आती है इनकी ट्रायल का, जब हम देखते हैं तो जब इनका ट्रायल चल रहा था तो उस वक्त भी उन्होंने बात की आज़ादी की। उन्होंने कहा कि मैं ये जुर्म बार बार करता रहूँगा क्योंकि आज़ादी मांगना कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान खुद आज़ादी मांगता था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उनने खुद आज़ादी की जंग लड़ी। जब उसके बाद आप देखें कि दुनिया में कैपिटल पनिशमेंट जो है इसको डिस्करेज किया जा रहा है, दुनिया में कहा जा रहा है कि किसी भी इंसान को फांसी ना दी जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर फैसला सही हो, क्योंकि जुडिशल एरर्स हर जगह होते हैं, इसलिए आप इंसानों को फांसी ना दे। मिनिमम आपके पास नहीं। आप देखिए यासीन मलिक साहब को जब उन्होंने दिया था तो वो मैक्सिमम था कि उन्होंने उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट इंडिया में माना जाता है, बाकी जगहों पे 14-15 साल के अंदर अंदर कंप्लीट होता है, लेकिन इंडिया में ये टिल डेथ है। जब बंदा मर जाता है तो उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ये भी कश्मीरियों के एक केस में हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, क्योंकि जब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कश्मीरियों के लिए, जब फख्तू साहब जो हमारे बड़े लीडर है, जब उनका लाइफ इम्प्रिजनमेंट ख़त्म हो गया तो उस वक्त श्रीनगर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया जो आपको पता है इंडिया के ही इन्फ्लुएंस में, उनने कहा नई लाइफ इम्प्रिजनमेंट 14-15 साल नहीं है, ये टिल डेथ है। तो उसके बाद आप देखिए ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस तो हम कहते हुआ है, क्योंकि यासीन मलिक साहब को आपने ट्रायल भी नहीं किया, तो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हमें कहनी चाहिए बात। ये NIA बात कर रहा है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है। आप देखिए मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है अगेंस्ट यासीन मलिक, लेकिन हमारे साथ हुआ है, कश्मीरियों के साथ हुआ, यासीन मलिक के साथ हुआ। आप देखें 1 साल तक, देखें आपके पास 90 डेज होता है इन क्रिमिनल केसेस, आप अपील में जा सकते हैं। 1 साल इन्होंने इंतज़ार किया, ये आफ्टर थॉट इनकी आई है, क्योंकि पहले तो उन्होंने कबूल किया चले जी, आफ्टर थॉट इनकी आई है कि जी अब इलेक्शंस हमारे आ रहे हैं पार्लियामेंट के आगे, मोदी जी को इलेक्शन लड़ना है तो उसने कोई ना कोई कुर्बानी का बकरा तो पेश करना है, क्योंकि कश्मीरी को तो ईजीली ये कुर्बानी का बकरा पेश कर सकते। मुझे बताएं, आपका समझौता एक्सप्रेस का बड़ा एपिसोड हुआ जिसमें 70 लोग मारे गए, इधर तो कोई किलिंग भी नहीं हुई है ना। इसके अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट में आपको एलिगेशन ला रहे हैं, और एक एलिगेशन है जी किसी जगह वो एयरपोर्ट वाला केस है मकबूजा कश्मीर का, एस्टैब्लिश कोई चीज़ नहीं है, कोई गवाह इसमें आपने नहीं लाए, एयरफोर्स का भी नहीं हुआ, वो कुछ भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, लेकिन आपने समझौता एक्सप्रेस में आपने 70 लोग मारे गए, उन लोगों को आपने बरी किया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी आपने उनको नहीं दी। आप देखिए उसके बाद जब ये NIA कोर्ट जब हाई कोर्ट में जाती है और कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए जब एप्लीकेशन ये दे देते हैं कि हमें 1 साल का डिले हुआ है, अदालत बगैर किसी पूछे नोटिस किए बगैर ही जनाब कंडोन डिले कर देती है, और इसका जनाब यासीन साहब को कहते हैं आप हाजिर हो जाए। अदालत को अपना माइंड भी इसमें लगाना चाहिए यार। यासीन मलिक साहब को क्या वकील की सर्विसेज लेने की इजाज़त मिली? कुछ नहीं ये भी हुआ ना अभी, क्या कोई चीज़ प्रेजेंट यासीन मलिक साहब की तरफ से ये जिसमें से देखे उसूलन तो ये खारिज होनी चाहिए द मोमेंट इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू बिफोर द हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट को भी ये पता है, वो जानते हैं कि डिस्करेज किया जाता है कैपिटल पनिशमेंट को दुनिया में, और हिंदुस्तान अपने अगला सवाल ये होगा, बड़ी जमहूरियत लीगल माइंड, क्या मौजूदा हालात के अंदर जितनी इन्फ्लुएंस्ड हैं इनका लीगल सिस्टम हिंदुस्तान का, क्या दिल्ली हाई कोर्ट से किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन की या इवन इनकार के हवाले से यासीन मलिक साहब के केस में कोई उम्मीद है या नहीं? नहीं, आप सर्कमस्टेंसेस को देखें ना, हमारा 5 अगस्त को
जब अभी तक केस नहीं लगा स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ, अब 3 साल, तीसरा चौथा साल शुरू हो गया, ये केस ही नहीं उठाते हैं। पैलेट विक्टिम्स के केस, हमारे हैबस कॉर्पस के दर्जनों पिटिशनें पेंडिंग है, लोग हमारे जेलों में सड़ रहे हैं, उनका वो 2-2, 3-3 साल से जेल में है, कल वो बेगुनाह साबित होते हैं तो उनका ये टाइम पीरियड कौन काउंट करेगा? वो इनमें जल्दी नहीं है। लेकिन यासीन मलिक साहब के केस में इनको बहुत ज़्यादा जल्दी है, क्योंकि इसको ट्रायल करना है, इसको विक्टिमाइज करना है। हिंदुस्तान पॉलिटिकल 100% पॉलिटिकल, मुझे पता है, पॉलिटिकल मोटिव लेने के लिए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड ट्रायल ये है, और ये इनको अपने वोटर को बताना है कि मैंने। मुझे अतीक और रसूल साहब आपको इसमें शामिल करना है, ये फरमाइएगा व्हाट एल्स इज मिसकैरेज ऑफ जस्टिस? क्या ये क्लास नहीं है जो यासीन मलिक साहब के हवाले से हो रहा है? दुनिया इस पे क्यों खामोश है? सर ये बेस्ट एग्जांपल है डेथ ऑफ जस्टिस की। द होल केस अगेंस्ट यासीन मलिक इज फॉल्स, फ्राइवलेस एंड कंकॉक्टेड। आप इसके अंदर देखें जो सेक्शन 7 डिफरेंट सेक्शंस इन पर जो है वो इम्पोज की जाती हैं, वो यूएपीए की हो या सेडिशन के हवाले से हो, इंडियन पीनल कोड की हो, और इस पे जो इल्जामात इन पर लगाए जाते हैं उन पर जब ट्रायल करने की बारी आती है तो उन्हें फेयर ट्रायल का राइट नहीं दिया जाता। इसी तरह इनकी जो सेक्शन 401 है सीआरपीसी की, अब वो रिवीजनल जुरिसडिक्शन के हवाले से, उसमें भी बड़ा लिमिटेड स्कोप है। तो तमाम जो इनके अपने लॉज हैं उनको अगर आप देखें, जिस तरह इन पर एफआईआर काटी गई है, टेररिज्म की जो इन पर इल्जामात लगाए गए हैं 16, 17 और 18 जो 20 सेक्शन है यूएपीए की, इसी तरह 124 इनकी जो सेडिशन के हवाले से इल्जामात इन्होंने सारे ऐसे इनके ऊपर लगा दिए हैं कि इनको किसी तरीके से भी जो है आपने वर्ड यूज किया, इट्स अ फ्रिवलेस केस। यस, ओके, इट्स अ फ्रिवलेस केस। और इस पे बात करने के लिए अभी रफीक डार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जमान भी हैं यासीन मलिक साहब के, जेकेएलएफ के रहनुमा भी हैं। रफीक डार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। रफीक डार साहब, एक हीरो, क्या